नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करेंगे दिव्यांग शख्सियत की। और दिव्यांग शख्सियत में चर्चा करना चाहूँगा दुनिया के पहले दृष्टिबाधित चिकित्सक, डॉक्टर ब्लाइंड फिजिशियन, जो केवल 36 वर्ष जिंदा रहे और उन 36 वर्षों में से 10-12 वर्ष उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च और शोध कार्य को दिए और एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। उपलब्धि भी ऐसी कि आगामी पीढ़ी को उसे पूरा करने में कई दशक लगे। उस समय की टीबी जैसी, तपेदिक जैसी लाइलाज बीमारी के इलाज को अंतिम परिणाम तक पहुंचाया और उसके बाद टीबी का इलाज संभव हो सका। नेत्र रोग और हृदय संबंधित रोग के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दुर्भाग्य से उनका निधन 36 वर्ष की उम्र में 1924 में हो गया था। और डॉक्टर, अन्य जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनका मानना रहा है कि अगर ये डॉक्टर कुछ वर्ष और जिंदा रहते तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन चिकित्सा के क्षेत्र में आता। बहुत सारी जो बीमारी हैं उनके इलाज संभव हो सकता था। उनके जो रिसर्च पत्र प्रकाशित हुए, शोध कार्य प्रकाशित हुए, उसके आधार पर आज भी अमेरिका में चिकित्सक उनका अनुसरण करते हैं और इसी कारण से उनका बड़ा सम्मान है, स्मरण किया जाता है और उनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन थे दुनिया के पहले दृष्टिबाधित, पहले ब्लाइंड डॉक्टर, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और ना केवल वो ब्लाइंड थे, वो एक हाथ अस्थिर दिव्यांग भी थे, एक हाथ उनका काम नहीं करता था। बावजूद उसके उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र को चुना, चिकित्सा के क्षेत्र को चुना और विषम परिस्थितियों में उस दौर में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हासिल की और लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। जी हाँ, आज बात कर रहा हूं दुनिया के पहले दृष्टिबाधित, दुनिया के पहले अस्थिर दिव्यांग डॉक्टर जेकब वॉलेटिन के बारे में, जिनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1888 यानी 1888 को अमेरिका में हुआ। वो बाय बर्थ ब्लाइंड थे, बाय बर्थ अस्थिर दिव्यांग भी थे, एक हाथ भी उनका काम नहीं करता था जन्म से। परिवार में शिक्षा का अच्छा खासा माहौल था और यही कारण था कि उन्हें शिक्षा से दूर नहीं रखा गया। उनकी आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अमेरिका के शिकागो नगर में ही हुई, जहाँ के वो रहने वाले थे। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार मेडिकल के क्षेत्र को चुना, जो कि उस समय किसी भी दृष्टिबाधित या अस्थिर दिव्यांग वाले व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण था। और उन्होंने भी कई बाधाओं का सामना इस क्षेत्र में किया, लेकिन परिवार के सपोर्ट और दूसरे लोगों के सहयोग से उन्होंने मेडिकल की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, पास की और 1912 में उनको मेडिकल के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त हुई। इसी साल उन्होंने 3 प्रमुख विषयों पर अपनी रिसर्च शुरू की। उनमें एक था तपेदिक यानी टीबी, जो कि उस समय की बहुत ही घातक और लाइलाज बीमारी थी। लाखों लोग उसकी चपेट में थे। भारत में भी स्थिति तपेदिक को लेकर अच्छी नहीं थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में लोग मरते भी थे। और बहुत सारे क्रांतिकारी और हमारे जो लेखक थे वो भी इसकी चपेट में आए और समय से पहले उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी इसी बीमारी के चलते। चाहे जयशंकर प्रसाद की बात करें या मुंशी प्रेमचंद की या दूसरों की, तो उस समय इसका कोई इलाज संभव नहीं था। डॉक्टर जेकब ने इस पर अपनी रिसर्च शुरू की और एक के बाद एक कई उपलब्धियां प्राप्त की। टीबी जैसी लाइलाज बीमारी के इलाज को वो अंतिम परिणाम तक लेके गए थे और 11 वर्ष की मेहनत के बाद में इसके बाद में इसका टीका संभव हो सका, दवाई संभव हो सकी और इलाज होने लगा। इसके अतिरिक्त उनके 2 और विषय थे, एक था हृदय संबंधित रोग और नेत्र रोग। इन पर भी उन्होंने शोध कार्य किए,
कामयाबी हासिल हुई और आगे चल के इनकी रिसर्च अमेरिका में मील का पत्थर साबित हुई, जिसका बाद में दूसरे चिकित्सक भी अनुसरण करते रहे। डॉक्टर जैकब वॉलेटिन की उपलब्धि केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ी। 1912 से पहले ये लड़ाई उन्होंने शुरू की और 1912 में जब वो चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो इस लड़ाई को और भी तेज कर दिया था। उसका कारण ये भी था कि कई दृष्टिबाधित लोगों का समर्थन उनको मिलने लगा था, जिनमें दुनिया के पहले दृष्टिबाधित गवर्नर, जो कि अमेरिका के कोलोराडो राज्य के गवर्नर बने थे 1913 से 15 तक। आगे मैं इनके विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा, पहले गवर्नर के विषय में। बहुत ही रोचक कहानी है इनकी भी। ये भी शामिल हुए और दूसरे दृष्टिबाधित लोगों का भी समर्थन मिला और सभी ने मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की और उसके बाद में अमेरिका में कानून भी बने, दृष्टिबाधित लोगों के लिए रोजगार भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर जैकब के मृत्यु 36 वर्ष की उम्र में 1924 में हो गई थी। वो एक आकस्मिक निधन उनका था और वहाँ पर उनका जो शोध कार्य वो रुक जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा भी था कि अगर डॉक्टर जैकब कुछ वर्ष और जिंदा रहते तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि प्राप्त होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो उस समय से पहले दुनिया छोड़ गए। लेकिन आज भी अमेरिका में सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में और गैर सरकारी जो संगठन है उनके द्वारा सम्मानपूर्वक याद किया जाता है, उनके रिसर्च का अनुसरण किया जाता है। यहाँ तक कि NAP, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अमेरिका के द्वारा डॉक्टर जैकब वॉलेटिन के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ब्लाइंड के लिए विशेष उपलब्धि हासिल की हो, इस क्षेत्र में काम किया हो। जैसे 2013 का मुझे याद है $50,000 का पुरस्कार वितरण किया था उन्होंने, इस संगठन ने। और उस समय एक व्यक्ति जो थे अमेरिका में, उन्होंने मधुमेह रोग संबंधित जो जांच किट थी, चेकअप किट थी, उसको एक्सेसिबल बनाया, टॉकिंग बनाया, जितने भी उपकरण थे। इसलिए उनको $15,000 का पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त ब्लाइंड हिस्ट्री लेडी के नाम से जाने जाने वाले मिशेल चौग, उनको भी 2 बार $5,000 का पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर जैकब पुरस्कार अमेरिका में ब्लाइंड के लिए काम करने वाली संस्था और व्यक्तियों को दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की राशि कहां से प्राप्त होती है और डॉक्टर जैकब के जो भतीजी थे, उन्होंने भी उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट तैयार किया और उसके माध्यम से ब्लाइंड फील्ड में आर्थिक सहयोग करना शुरू किया था। डॉक्टर जैकब वॉलेटिन के भतीजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की अपने ही नाम से, और इस संस्था का नाम है अल्फ्रेड एंड रोजर लैंड परमैन ट्रस्ट। इस संस्था में जो भी धनराशि, जो भी इनकम होती है, उसे अन्य संस्थाओं को दान कर दी जाती है। जो भी संस्था डॉक्टर जैकब के नाम से पुरस्कार वितरण का कार्य करती हैं, उनमें एक है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अमेरिका
और दूसरी है सेंटा बारबरा फाउंडेशन अमेरिका। इनमें उस राशि को वितरित कर दिया जाता है समान रूप से। और ये दोनों ही संस्था डॉक्टर जैकब के नाम से पुरस्कार वितरण कार्य करती है। एनएबी का मुझे याद है कि 2013 में $50,000 के पुरस्कार वितरण उन्होंने किए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग और संस्थाओं को, जो भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए कार्य करते हैं। ऐसी संस्था, ऐसे लोगों को ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। 2013 में डायबिटीज के लिए जो भी जांच किट होती है उसको एक्सेसिबल बनाने या उसको टॉकिंग करने के लिए एक व्यक्ति को $15,000 का पुरस्कार दिया गया। वहीं ब्लाइंड हिस्ट्री लेडी के नाम से जानी जाने वाली मिशेल चौग को भी 2 बार $5,000 का पुरस्कार मिल चुका है। 2018 में और इस साल भी पिछले साल भी उसको मिला था। तो ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो पुरस्कार वितरण कार्य करती हैं। ब्लाइंड फील्ड में काम करने वाले जो भी संस्थाएं या लोग हैं उनको। एनएबी के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अमेरिका ये दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से मजबूत संगठन ब्लाइंड का माना जाता है। और इसके पास अधिक धनराशि होने का एक ये भी कारण है कि इसकी स्थापना वर्ष 1940, जो कि एनएफबी के नाम से तो 1940 से ही है, उससे पहले ये दूसरे नाम से थे, या ब्रेल काउंसिल या ब्लाइंड फाउंडेशन ऐसा कुछ नाम था, जो कि ब्लाइंड जो सैनिक अमेरिका में ब्लाइंड हो चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में, उनके लिए ये बनाया गया था, जो बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। उस समय बड़े बड़े जो लोग थे, चाहे वो राजनेता हो या सिविल सर्विस में हो या शिक्षक हो, पत्रकार हो, ब्लाइंड, वो सब इससे जुड़े हुए थे और आज भी इसी तरह से लोग जुड़े हुए हैं और वो आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। चाहे डेविड पेटिसन जो गवर्नर थे, सेकंड ब्लाइंड गवर्नर 2008-10 में बने थे, तो वो उनके विषय में भी मैंने दिव्यांग शख्सियत में वीडियो बनाया है। वो भी इससे जुड़े हुए थे। हेलन केलर भी शुरुआत में इससे जुड़ी हुई थी, उसने बहुत मदद की, हेलन केलर ने इस संगठन की, और बाद में उसका एक अलग से फाउंडेशन हेलन केलर ब्लाइंड फाउंडेशन बना। लेकिन जब वो फाउंडेशन उसका अलग से नहीं था, तब एनएफबी की उसने काफ़ी मदद की थी। इसी तरह से दूसरे लोगों ने भी हर तरह से इसकी मदद की, जो आज भी जारी है। और यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है आर्थिक रूप से, और ब्लाइंड के लिए न केवल पुरस्कार वितरण कार्य करता है, विभिन्न क्षेत्रों में और भी कार्य, एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी ये संगठन कार्य कर रहा है। आज डॉक्टर जैकब वॉलेटिन के विषय में मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध थी वो मैंने साझा की है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इससे बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे, और जो लोग ये मानते हैं कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते। ब्लाइंड का एक इतिहास बहुत ही मजबूत रहा है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ब्लाइंड ने काम नहीं किया, मेरा यह मानना है। चित्रकार होना बहुत मुश्किल कार्य होता है किसी भी ब्लाइंड के लिए, लेकिन भारत में भी एक लो विजन चित्रकार हुआ जो टोटली ब्लाइंड हो गया, तो वो बड़ा मूर्तिकार भी बना। उसकी आज भी पेंटिंग बड़े संग्रहालय में, यहाँ तक कि जापान, नेपाल, भारत, तीनों देशों में मौजूद हैं उसकी पेंटिंग, जो भारत का जो ब्लाइंड था चित्रकार था उसकी। और एक और जो चित्रकार है जिसके विषय में मैं आगे जानकारी दूंगा, वो टोटली ब्लाइंड है, उसने भी शानदार पेंटिंग की है। आप उसको दिव्य शक्ति कहें या कुछ भी समझें, लेकिन
जो कि सबसे मुश्किल कार्य है, कैसे उसमें उसका नक्शा तैयार किया जाए, कैसे उसमें कलर भरे जाएं, वो सारे काम टोटली ब्लाइंड ने किए हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि तो क्या हो सकती है। तो इन तमाम जो शख्सियत है इनके विषय में मैं जानकारी आगे साझा करूंगा और उस ब्लाइंड के विषय में भी बताऊंगा जो कि एक दौर में बहुत बड़ा टेलीफोन हैकर हुआ करता था, जिसने लैंडलाइन फ़ोन को हैक करके वो कॉल करने का एक रिकॉर्ड बनाया। कभी भी उसने अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं किए। उसके पास इतनी कलाएं, इतनी महारत हासिल थी कि कैसे भी फ़ोन हो, विभिन्न तरीके उसके पास थे उसको हैक करने के, और वो ये करता था। उसने एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया और कभी पकड़ा नहीं गया। तो उसके विषय में भी मैं जानकारी साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह जानिए आप दिव्यांग संबंधित विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, एआई तकनीकी योजनाएं, खेलकूद, कानून, न्यायालय समाचार, दिव्यांग शख्सियत, लेख, मोटिवेशनल स्टोरीज, साक्षात्कार आदि के बारे में। दिव्यांग संबंधित लेटेस्ट वीडियो एवं महत्वपूर्ण खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दिव्यांग न्यूज स्पेशल यूट्यूब चैनल को। अपनी पसंद की खास जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को सर्च करें।